हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं जीएस अकेडमी बिहार। फ्रांसीसी क्रांति के फोर्थ एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के थर्ड एपिसोड में हमने जन्म सिद्ध अधिकार पर आधारित दुनिया का अंत और अधिकारों एवं काबिलियत पर आधारित एक नई दुनिया की शुरुआत की कहानी के बारे में देखा था। हमने देखा था जब एक नए विचार एक पुरानी विश्व व्यवस्था को जब चुनौती देती है तो क्या होता है। एक जन्म लेता है क्रांति और उसी के साथ होती है एक बहुत बड़ा युद्ध, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के समय में हुआ था। तो आइए देखते हैं कि लुई 16वां, जो कि एक 20 वर्ष का छोटा बच्चा है, उसको फ्रांस का सम्राट बना दिया जाता है, जिसको राज्य के बारे में, प्रजा के बारे में, वहां के व्यवस्था के बारे में कुछ मालूम नहीं है। ठीक, तो लुई 16वें की ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि उनको स्टेट ऑफ जनरल, जो कि 175 सालों से कभी नहीं बैठा था। हाँ दोस्तों, ये स्टेट ऑफ जनरल जो है एक मीटिंग टाइप की होती थी। एक उस समय मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों ही क्लास के लोग एक साथ बैठते थे और निर्णय लिया जाता था। ये बैठक जो है 175 सालों से हुआ ही नहीं था। तो आइए जानते हैं कि लुई 16 की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस स्टेट ऑफ जनरल की बैठक को अचानक बुलाना पड़ा। तो चलिए आज के फर्स्ट एपिसोड में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था। आप जानते हैं, इतिहास हमेशा जंग के मैदानों में नहीं लिखा जाता। कभी कभी एक बंद कमरे में हुई एक बैठक, बस एक बैठक, पूरे देश का भविष्य बदल देती है। और फ्रांसीसी क्रांति की कहानी भी किसी तोप या तलवार से नहीं, बल्कि एक ऐसी ही बैठक से शुरू हुई थी। एक ऐसी मीटिंग जिसने फ्रांस की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि एक ऐसी मीटिंग बुलानी पड़ी जो 175 सालों से हुई ही नहीं थी। मतलब लोग तो उसे भूल ही चुके थे। इसका जवाब छुपा है राजा की एक बहुत बड़ी मजबूरी में। चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ राजा की एक बहुत बड़ी मजबूरी से, एक ऐसा संकट जिसने पूरे राज सिंहासन को हिला के रख दिया था। जरा सोचिए, साल था 1774। लुई 16 फ्रांस के राजा तो बन गए, लेकिन उन्हें विरासत में क्या मिला? एक खाली खजाना, बिल्कुल खाली। देश चलाने के लिए एक पाई तक नहीं थी। अब ऐसे में कोई राजा क्या करता? उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, जनता पर और ज्यादा टैक्स लगाना। देखिए, हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि राजा को इतिहास की किताबें खंगालनी पड़ी और उन्हें याद आई एक पुरानी सभा, एस्टेट्स जनरल। एक ऐसी सभा जो धूल फांक रही थी, जिसे 175 साल से किसी ने बुलाया तक नहीं था। आप समझ सकते हैं ये राजा का कितना बड़ा और मजबूरी भरा कदम था। शायद ये उनकी आखिरी उम्मीद भी थी। तो ठीक है, बैठक बुलाई गई और अब हम चलते हैं सीधे उस दिन 5 मई 1789, जब ये टकराव पहली बार खुलकर सबके सामने आया, स्टेट जनरल की उस ऐतिहासिक बैठक में। अब देखिए, इस सभा में पूरा फ्रांसीसी समाज 3 हिस्सों में या कहिए 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहला एस्टेट था पादरियों का, जिनके 300 लोग थे। दूसरा एस्टेट था कुलीन वर्ग का, यानी नोबल्स का, उनके भी 300 लोग। और फिर आता था तीसरा एस्टेट, जिसमें बाकी सब लोग थे, मतलब फ्रांस की आम जनता, और इनके प्रतिनिधि थे 600। संख्या में तो ये सबसे ज्यादा थे, पर सवाल ये था कि क्या उनकी आवाज में भी उतना ही दम था? और ये जो भेदभाव था ना, वो मीटिंग शुरू होते ही दिख गया। ये सिर्फ बैठने की जगह की बात नहीं थी, ये उस समाज की कड़वी सच्चाई का आईना था। पादरी और कुलीन वर्ग, यानी पहले और दूसरे एस्टेट के लोग, तो आमने सामने शाही कुर्सियों पर बैठे थे, और आम जनता के वो 600 प्रतिनिधि, उन्हें पीछे खड़ा कर दिया गया। सोचिए, अपमान तो पहले ही पल से शुरू हो चुका था। 40,000, ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? पर ये 40,000 आखिर था क्या? ये संख्या थी उन चिट्ठियों की, उन 40,000 शिकायती पत्रों और मांगों की जो तीसरा एस्टेट अपने साथ लेकर आया था। मतलब इतने अपमान के बावजूद वो लोग अपने साथ किसानों की, मजदूरों की, यानी पूरे देश की उम्मीदें और तकलीफें लेकर आए थे।
ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि पूरे फ्रांस की आम जनता की आवाज थी जो उन चिट्ठियों में कैद थी। और यहीं से, इसी मीटिंग से क्रांति की असली लड़ाई शुरू होती है। और ये कोई तलवारों की लड़ाई नहीं थी, ये थी विचारों की लड़ाई, जो आकर टिक गई थी एक बहुत ही छोटे लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर, एक वोट के सवाल पर। तो देखिए टकराव की जड़ क्या थी। पुराना सिस्टम यह कहता था कि हर एस्टेट का एक वोट होगा, मतलब पादरी का एक वोट, कुलीनों का एक वोट और आम जनता का एक वोट। नतीजा, पहले दो एस्टेट हमेशा हाथ में ला लेते और दो एक से आम लोगों की हर बात को खारिज कर देते थे। लेकिन इस बार तीसरे एस्टेट ने एक नई, एक क्रांतिकारी मांग रख दी। वन एस्टेट वन वोट नहीं, बल्कि वन मेंबर वन वोट, यानी हर एक प्रतिनिधि का अपना एक वोट हो। अब यह सिर्फ एक नियम बदलने की बात नहीं थी, यह तो सत्ता का पूरा खेल ही पलटने की मांग थी। और हाँ, ये मांग कहीं आसमान से नहीं टपकी थी। इसके पीछे जान जाक रूसो जैसे बड़े बड़े दार्शनिकों के विचार थे। उनका कहना था कि असली ताकत कुछ खास लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि जनरल विल यानी आम जनता की भलाई में होनी चाहिए। ये उस जमाने के लिए एक बिल्कुल नया, एक डेमोक्रेटिक आइडिया था। और फिर वो पल आया जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। राजा ने उनकी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। बस तीसरे एस्टेट के लिए ये आखिरी तिनका था। उन्हें समझ आ गया कि इस पुराने सिस्टम में रहकर कोई बदलाव नहीं आने वाला। इसके बाद जो हुआ वो इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे का क्लाइमैक्स था। तीसरे एस्टेट ने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसी शपथ ली जिसने फ्रांस को हमेशा के लिए बदल दिया। जब उस बड़ी सभा के दरवाजे उनके मुंह पर बंद कर दिए गए तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। तारीख थी 20 जून 1789। तीसरे स्टेट के सारे प्रतिनिधि उस हॉल से बाहर निकल आए और पास में ही बने एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जाकर जमा हो गए। और उस टेनिस कोर्ट के अंदर जो हुआ उसने फ्रांस का इतिहास लिख दिया। सबसे पहले उन्होंने खुद को एस्टेट्स जनरल का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, मतलब अब से हम ही फ्रांस की असली आवाज हैं। और फिर उन्होंने वो मशहूर शपथ ली, कसम खाई कि जब तक हम फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं लिख देते, हम यहां से नहीं हटेंगे। समझ रहे हैं? ये अब कोई छोटे मोटे विरोध नहीं था, ये तो राजा की सत्ता को सीधी खुली चुनौती थी। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इस पूरी बगावत को लीड करने वाले दो बड़े नाम खुद पहले और दूसरे एस्टेट से थे। एक थे मिराबो, जो खुद एक कुलीन परिवार से थे, और दूसरे थे आबे सियेस, जो एक पादरी थे। इन दोनों ने अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर आम लोगों के हक के लिए लड़ने का फैसला किया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक शपथ के बाद इस एक विद्रोही कदम का असर क्या हुआ और कितनी तेजी से हुआ। उस एक शपथ ने सचमुच एक चिंगारी का काम किया और आग ऐसी फैली कि बस देखते जाइए। कुछ ही हफ्तों बाद 1789 में गुस्साई भीड़ ने बास्तील के मशहूर किले पर धावा बोल दिया। 1791 आते आते एक नया संविधान लागू हो गया जिसने राजा को महज एक कठपुतली बना दिया। 1793 तक तो राजशाही ही खत्म हो गई और राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इसी उथल पुथल और अराजकता के बीच से 1804 में उदय हुआ नेपोलियन बोनापार्ट का, जो फ्रांस का सम्राट बना। ये सब कुछ बस उस एक दिन, उस एक शपथ का नतीजा था। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कैसे एक वोट का हक, बस एक वोट का हक, पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। फ्रांसीसी क्रांति इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब आम लोग एक साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाते हैं तो लोकतंत्र का एक छोटा